हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 29 और ये वर्कशीट है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। ये सोशल साइंस की वर्कशीट है और पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने विदेश व्यापार और विदेश निवेश को पढ़ा है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश। और आज के वर्कशीट में हम लोग ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इसको जानेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये सबको समझना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। कह रहा है पिछले 2-3 दशकों से, मैंने दशक आपको समझाया था कि 10 वर्षों का जो एक अवधि होती है, 1 से 10 बरस पहला दशक कहलाएगा और 11 से 20 बरस दूसरा दशक कहलाएगा और 21 से 30 बरस तीसरा दशक कहलाएगा। तो इस तरह से पिछले 2-3 दशकों से, मतलब कि अभी जो 11 से 20वां चल रहा है, अब तो 20 से भी 21वें ऐसे 30वां चल रहा है। तो मतलब पिछला 90 के दशक मान लीजिए, 90 का दशक, 2000 का दशक और ये 2011 वाला 10 वाला जो दशक है। तो पिछले 2-3 दशक से, मतलब 90 के दशक से, 1990 के दशक से अधिक एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम लोग जिनको बोलते हैं, और दुनिया भर के स्थानों की तलाश में हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते होंगे और इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है। पीछे के वर्कशीट में हम लोगों ने पढ़ा था कि दूसरे देशों में कंपनियां क्यों अपना व्यापार करती हैं, इसलिए क्योंकि उनको वहां पर मजदूर सस्ते मिलते हैं और जहां पर कच्चे माल सुलभता से प्राप्त होता है, कंपनियां वहीं पर अपने कारखाने और अपने वर्किंग स्टेशन को बनाती है। तो अपने उत्पादन को सस्ता करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में भी अपना निवेश करती हैं। साथ ही इन देशों के बीच विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ भी तेजी से बढ़ रहा है और अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है विभिन्न देशों के उत्पादनों और बाजारों का एकीकरण। मतलब कि दूसरे, जैसे हमारे यहाँ देखिए सैमसंग के प्लांट लग गए, होंडा के प्लांट लग गए, ठीक ना, हमारे यहाँ एलजी के प्लांट लग गए, कोरिया की कंपनी के प्लांट लगते हैं, अमेरिका की कंपनी के प्लांट लगते हैं, रूस की कंपनी के प्लांट लगते हैं, हमारी कंपनियां भी दूसरे देशों में जाकर के बनाती हैं। तो इस तरह से बाजारों का जो एकीकरण हो रहा है, पूरा विश्व, पूरा जो वर्ल्ड है, यह इसका वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबल विलेज बन रहा है। मतलब पूरा विश्व एक गांव है। इस तरह से यहाँ उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया अब होने लगी है पीछे के 2-3 दशकों से। भारत में बना हुआ सामान अमेरिका में बिकता है, अमेरिका का बना हुआ सामान भारत में बिकता है, अमेरिकी कंपनियां भारत में आकर के सामान बनाती हैं और भारतीय कंपनियां अमेरिका में जाकर के काम करती हैं। तो इस तरह से पूरे बाजार का एकीकरण हो गया है। लगता ही नहीं है कि विश्व में कहीं कोई अलग देश भी है। किसी भी देश की कंपनियां किसी भी देश में व्यापार कर लेती हैं। तो आइए ये सब कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। मतलब कि बिजनेस के पर्पस से या फिर प्रौद्योगिकी के पर्पस से, टेक्नोलॉजी के पर्पस से बहुत सारे देश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं और उनका संबंध, व्यापारिक संबंध, फिर से टेक्निकली संबंध जो होता है, प्रौद्योगिकी संबंध है, इन सभी संबंधों की वजह से बहुत सारे देश, जैसे भारत और रूस को देख लीजिए, भारत और ईरान, अमेरिका को देख लीजिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, भारत और साउथ अफ्रीका को देख लीजिए। तो इस तरह से जो है सो बहुत सारा संबंध जो है एक दूसरे देशों के बीच आ रहा है। और एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि एक साथ 20-20, 40-40, 100-100 देशों तक में व्यापार करने वाली कंपनियां हैं। एक ही कंपनी है 20 देश में व्यापार करती है, 20 कंट्री में व्यापार करती है। तो वो सारी कंट्री की बातों को जानती है और पूरे कंट्री के, मतलब एक कंट्री से बना हुआ सामान 20, 25, 30 कंट्री में बेचती है। तो ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसमें मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रही हैं और विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान भी हो रहा है। वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, सेवाओं का आदान प्रदान। जैसे हमारे यहाँ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं अमेरिका में जाकर के काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं वो किसी और कंट्री में जाकर के काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वस्तु का आदान प्रदान, सेवा का आदान प्रदान और प्रौद्योगिकी का, टेक्निक का आदान प्रदान जो है, जैसे कि रूस हमारे यहाँ हथियार बनाने की टेक्निक दे रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों का जो आदान प्रदान हो रहा है ये वैश्वीकरण करने में काफ़ी सहायक है, ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी सहायक है। और दुनिया के अधिकांश क्षेत्र
कुछ दशक पहले की तुलना में एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। पहले देखिएगा लोग, बहुत कम लोग विदेश जाते थे, कोई या तो पढ़ने के लिए जाता था या फिर घूमने के लिए जाता था, लेकिन आज के डेट में देख लीजिए तो भारत के कई शहरों से विदेशों के लिए डायरेक्ट उड़ानें हैं, डायरेक्ट फ्लाइट है। इसका मतलब कि हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाना आना बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, और दूसरे के देश के लोग भी हमारे देश में आना, उनका आना भी बढ़ गया है। इनके अलावा देशों के बीच लोगों की जो आवाजाही भी बढ़ी है, जो कि ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, वैश्वीकरण को कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्ट संभव बना रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से फैक्ट हैं, किस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्ट है प्रौद्योगिकी, टेक्निक, ठीक ना। ये जो टेक्निक है, मतलब कि जैसे कि यहाँ परिवहन प्रौद्योगिकी में जो देख रहे हैं आप लोग, जो गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियों का जो प्रौद्योगिकी है, जैसे हमारे यहाँ नई नई तरह की विदेशी गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी तुरंत किया मोटर्स ने लॉन्च किया, उसके बाद होंडा की गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक ना। फिर से और भी लैंड रोवर है, कितनी सारी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनकी गाड़ियां आ रही हैं। तो परिवहन प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार, और इसने कम लागत में लंबी दूरी की वस्तुओं का तेजी से आपूर्ति को संभव किया है। आप अभी ऑर्डर कीजिए, अमेजन पर ऑर्डर कीजिए, फ्लिपकार्ट पर, ये सब पर ऑर्डर कीजिए, विदेशों में भी बना सामान आपके यहाँ 7 से 8 दिनों में पहुंच जाता है। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब चीज़ ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी सहायक है। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, तेजी से इसमें सुधार हुआ है और पूरे देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। जैसे हमारे यहाँ देख रहे हैं, आप टीवी देखते हैं, वो देखिए सैटेलाइट कहाँ है, टीवी कहाँ है, कहाँ से उसका प्रसारण हो रहा है, और आपके घर में वो टीवी दिखाई जाती है। मोबाइल से आप घर बैठे विदेशों में बात कर सकते हैं। दूरसंचार सुविधाएं जो हैं, टेलीकॉम सुविधाएं जो हैं, जैसे टेलीग्राफ, मोबाइल फ़ोन, फैक्स आदि, ये सभी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं और वैश्वीकरण में सहायक हो रही हैं। और सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूर दराज के क्षेत्रों से संचार करने के लिए किया जाता है, और सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। मतलब कि ये सुविधाएं, संचार उपग्रह लगे, सैटेलाइट लगे हुए हैं, और उसकी वजह से आप कहीं भी बैठे हों, विश्व के किसी भी व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं। आप मौखिक बात तो कर ही सकते हैं, आप देख करके विजुअल बात भी, विजुअल लाइव होकर के आप बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी सहायक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विदेश व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। हमारे यहाँ 1991 ईस्वी में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और उन्होंने 1991 में भारत के व्यापार को खुला व्यापार घोषित कर दिया, और उन्होंने नया व्यापार पॉलिसी चलाया, एलपीजी जो पॉलिसी थी, उससे भारत को काफ़ी लाभ हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इससे भारत का व्यापार वैश्विक स्तर पर आ गया, और वैश्वीकरण का भारत में जो प्रवेश हुआ वो 1991 से ही हुआ। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे हुआ। कह रहा है, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं का या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। मतलब व्यापार पर जो बाधाएं, आपने निर्यात पर ज़्यादा टैक्स है, आयात पर ज़्यादा टैक्स है, तो इन सभी टैक्सों को कम किया गया या फिर संतुलित किया गया। अपने देश की कंपनियों को विदेशों में जाकर व्यापार करने की अनुमति दी गई, विदेशी कंपनियों को अपने देश में आकर के व्यापार करने की अनुमति दी गई। तो इन सभी चीज़ों को उदारीकरण किया गया, जो कि एलपीजी में आया है ना, ये लिबरलाइजेशन। तो यही उदारीकरण किया गया कि आप यहाँ के बाज़ार को उदार बनाया गया कि विश्व की कोई भी कंपनी बहुत आसानी से आकर के भारत में व्यापार कर सकती है। तो ये एक उदारीकरण में सहायक बना। नेक्स्ट था आयात पर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात पर कर, आयात पर जो टैक्स लगता है, यह व्यापार अवरोधक है। आप किसी भी चीज़ को भारत में आने पर अगर उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दीजिएगा, तो यहाँ के लोग उसको बहुत कम मंगाएंगे, लेकिन उस पर अगर कम टैक्स रहेगा तो बाहर से कोई भी सामान आसानी से मंगाया जा सकता है। या फिर तो अपने देश में के व्यापार को अगर बढ़ाना है तो आयात पर आप ज़्यादा टैक्स लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके देश में बनी चीज़ों का लोग ज़्यादा प्रयोग करेंगे, और आयात पर अगर कम टैक्स होगा तो लोग विदेशों से भी सामान मंगाने लगेंगे, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा।
ठीक ना। तो इस तरह से विदेशी व्यापार के यहाँ विदेशी व्यापार के व्यापार में वृद्धि या कमी, ठीक ना, विदेशी व्यापार को बढ़ाना है कि कम करना है, विनिमयन के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकते हैं। तो वहीं मैंने बताया है वही बात यह कह रहा है कि अगर आपको विदेशी व्यापार बढ़ाना है तो आप आयात पर टैक्स कम कर दीजिए, निर्यात पर टैक्स कम कर दीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से आप विनिमयन करके मतलब नियम बना करके विदेशी व्यापार को बढ़ा या घटा सकते हैं, उसके अवरोध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि और यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का माल और कितना प्रत्येक देश में आना चाहिए, ठीक ना। मतलब कि आपके देश में किस प्रकार का माल आना चाहिए, किस प्रकार का नहीं आना चाहिए, इसको आप नियम बनाकर विनियम मतलब नियम बना करके उस पर टैक्स लगा करके इस चीज़ को आप निर्धारित कर सकते हैं। और सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा भी लगा सकती है जिन्हें आयात किया जा सकता है, और इसे कोटा के नाम से जाना जाता है। मतलब उस चीज़ का आप कोटा फिक्स कर सकते हैं कि इस तरह की सामान आप इतना ही ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सोना लाना है तो सरकार फिक्स कर सकती है कि बाहर से जब आप आ रहे हैं तो मात्र 10 ग्राम सोना ही अपने साथ ला सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर सोना आया तो जब्त कर लिया जाएगा। तो इस सब तरह से सरकार विदेशी व्यापार को अपने नियंत्रण में रखती है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाया है, ठीक ना। मतलब कि अगर यहाँ के बाजार को पूरा खुला छोड़ दिया जाए तो बाहर की कंपनियां सस्ता माल ला करके आपके बाजार में भर देंगी और आपके देश में बनने वाला सामान ही महंगा हो जाएगा और उसको लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो 1991 से पहले इसी तरह की नीति चलती थी, क्योंकि उस समय ज़रूरत थी कि हमारे देश में जो सामान बन रहा है वही बिके और लोगों को कुछ फ़ायदा हो। लेकिन 1991 के बाद लगा कि भारत में जो सामान बिक रहा है वो विश्व में भी जाना चाहिए, अब हम निर्यात करने के योग्य हो गए हैं, हमारे यहाँ सामान हमारे उपयोग से ज़्यादा बन रहा है। तो 1991 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया। मतलब भारत में अब अच्छा सामान का उत्पादन हो रहा है, इसको बाहर भी लेकर जाया जा सकता है और बाहर के लोगों का सामान भी यहाँ मंगाया जा सकता है। तो वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था 1991 के बाद, और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती थी। आप ध्यान दिए होंगे कि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं 1991 के बाद ही भारत में आई हैं। 1991 में जब नई आर्थिक पॉलिसी लागू हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उसमें जो LPG लागू किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसी के तहत भारत में बाहरी कंपनियां आई और भारत की कंपनियां भी बाहर में गई। तो और व्यवसायों को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। मतलब कि सामान पर से आयात और निर्यात नीति में यह सुधार किया गया कि जो भी व्यक्ति जो आयात करना चाहता है आयात कर सकता है, जो निर्यात करना चाहता है उसको निर्यात कर सकता है। तो ये सब चीज़ ग्लोबलाइजेशन में बहुत महत्व रखती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है एक वैश्विक संस्था है, वर्ल्ड लेवल पर संस्था है, और ये है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की जो भूमिका है इसके बारे में समझते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, ठीक ना। ये कह रहा है कि दो देशों के बीच एकदम फ्री व्यापार होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन होना चाहिए। हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है और व्यवहार में यह देखा जाता है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधों को गलत तरीके से बरकरार रखा है। मतलब जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ आयात शुल्क बढ़ा देते हैं और निर्यात शुल्क कम कर देते हैं। इससे वहाँ के सामान तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर के देशों को अगर उन देशों में सामान बेचना हो तो वहाँ पर बहुत बड़ा टैक्स लगता है, जिससे कि बाहरी देशों का सामान वहाँ जाकर महंगा हो जाता है और वो कम बिकता है। तो ये सब चालाकी उन्होंने किया है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन ने इस पर अंकुश लगाया है और द्विपक्षीय व्यापार या बहुपक्षीय व्यापार जो है उसको फ्री करने का सुझाव सारे देशों को दिया है। तो
इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या कारक हैं उसको हमने जाना। अब इसमें कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम लिखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया? तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि दुनिया के अधिकांश देशों का एक दूसरे के निकट संपर्क में आने का कारण है ग्लोबलाइजेशन, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं तथा प्रौद्योगिकी, विदेश व्यापार और विदेशी निवेश तथा विश्व व्यापार संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से सारी दुनिया के जो देश हैं पूरे एकीकरण हो रहा है उनका और एक दूसरे के निकट आ रही हैं। और दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोध लगाए, और 1991 के आसपास इन अवरोधों को हटाने का फैसला क्यों किया गया? भारतीय ग्राहकों को इस नीति परिवर्तन से होने वाली किन्हीं 2 लाभों के बारे में लिखें। तो इसका उत्तर है कि 1991 के आसपास भारत में LPG सिद्धांत अपनाया गया, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे भारत में विदेशी कंपनियों का प्रवेश हुआ और भारतीय कंपनियां भी विदेशों में जाने लगी। एक ये फायदा हुआ, और दूसरा फायदा यह हुआ कि भारत में विश्व स्तरीय सामान बनने और बिकने लगा। ये 2 फायदे भारतीय ग्राहकों को हुए। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है कि वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है जिसकी कीमत 300 रुपये है। बिल्कुल वैसी ही समान गुण वाली एक अच्छी गुणवत्ता की टॉय ट्रेन भारत में 350 रुपये में उपलब्ध है, और भारत सरकार आयातित खिलौनों पर 60% कर लगा देती है। आशातीत रूप से वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों? आपको क्या लगता है इससे उसके इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को क्या मदद मिलेगी? तो देखिए 300 रुपये के सामान पर जब 60% आयात शुल्क लगा दिया गया, उत्तर है इसका, लगा देने से भारत में उसकी कीमत, उस आयातित ट्रेन की कीमत 300 प्लस उसका 60% 180 रुपया होता है, 480 रुपया हो गया। तो 350 रुपये से, इस 350 रुपये से वो सस्ती हो जाएगी। इसलिए वृंदा भारत में बनी 350 रुपये वाली रेलगाड़ी खरीदेगी, और भारतीय खिलौना निर्माताओं को भी मदद मिलेगी। उनको विदेशी खिलौने की कीमत से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी और उनका बनाया माल भारत में बिकेगा। और चौथा प्रश्न है कि गोरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर में अपने छोटे से गांव में लौटता है। वह पाता है कि आदिवासियों द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियों की शहरों में बड़ी मांग है। वह ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर टोकरियों का एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथियों के लिए कैसे शुरू कर सकता है? अभी तो सब लोग जानते हैं कि E-कॉमर्स चल रहा है, तो इसका उत्तर देखिए, गोरंग आदिवासियों की टोकरियों को E-कॉमर्स, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की मदद से पूरे भारत के किसी भी शहर में बेचवा सकता है। ठीक ना? तो ये आपके चारों प्रश्न के उत्तर हुए, और आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 29 SST का, ये भी क्लियर हुआ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।